साई-फाई बाय निखिल स्वागत करते हैं एक और न्यू डॉक्यूमेंट्री में। दूर दराज ग्रहों पर जीवन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं जो उम्मीद कर रहा था वो नजर नहीं आया। ये क्या चीजें हैं? ये कहां से आई हैं? अंतरिक्ष में अजीबोगरीब चीजें। त्रिभुज के आकार की एक चीज, ये बहुत ही अजीब थी। पूरा मिशन गंभीर गड़बड़ियों से घिरा रहा और पृथ्वी के नजदीक मौजूद डरावनी मुठभेड़ें। इस खास दास्तान की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। नासा को ऐसी बहुत सी गड़बड़ियों का पता चला है। हमें 3 या 4 चीजें नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 3 चीजें हैं। और ये गड़बड़ियां हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को परेशान कर रही हैं। एक रॉकेट लॉन्च करीब करीब तबाही तक पहुंच जाता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस कमांड मॉड्यूल के अंदर का हाल क्या रहा होगा। उसकी अंतरिक्ष में एक अजीब सी मुठभेड़ होती है। हमें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। किसी को कुछ नहीं पता चला। इससे किन्हीं अज्ञात शक्तियों की दखलंदाजी का शक होने लगता है। नासा से कहा जा रहा है चंद्रमा से दूर रहो। हमें इसके लिए कोई ढंग का जवाब चाहिए। नवंबर सन 1969 में कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 12 को लॉन्च किए जाने के कुछ ही पल बाद एक अनहोनी हो गई। लॉन्च के 30 सेकंड में ही अंतरिक्ष यान पर बिजली गिरी। पता नहीं यहाँ क्या हुआ है। लगा जैसे हम पर किसी ने बम गिरा दिया। पक्के तौर पर नहीं पता कि हम पर बिजली गिरी है या नहीं। लूनर मॉड्यूल पायलट एलन बीन को बिजली गिरने का अंदाजा नहीं था। अचानक ही मास्टर अलार्म बजने लगा। मैंने डिस्प्ले की तरफ देखा तो वहाँ तमाम वार्निंग लाइटें जलने लगी थीं। मैंने अपनी जिंदगी में एक साथ इतनी लाइटें जलती हुई कभी नहीं देखी। बीन इन उपकरणों को समझने की कोशिश में जुटे हुए थे। उनका कोई पैटर्न नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर बिजली दोबारा गिरी। 30 सेकंड के अंदर ही बिजली का हमला दोबारा हुआ। फ्यूल सेल, बिजली का हमला। आई रिपीट, फ्यूल सेल। मिशन कंट्रोल नुकसान का अंदाजा लगाने में जुट जाता है और सैटर्न 5 रॉकेट 9600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर 3 लोगों के क्रू को एक ऊपरी वायुमंडल की तरफ ले जाता रहता है। 75 लाख पाउंड के थ्रस्ट वाला रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा होता है। ये पृथ्वी पर बना हुआ सबसे ताकतवर इंजन है। आप उस वक्त अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ओके, मैं एक ऐसे रॉकेट में हूँ जो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से भरा हुआ है। मैं अंतरिक्ष की तरफ जा रहा हूँ और सब कुछ हट चुका है। ऐसे में मैं क्या करूँ? मिशन कमांडर पीट कॉनरैड के पास ये तय करने के लिए कुछ ही मिनट थे कि क्या वो लॉन्च को रद्द कर दें। अंतरिक्ष यान अभी अपने तय हिसाब से उड़ रहा था, इसलिए पीट कॉनरैड ने अंतरिक्ष यान को वापस लाने से जुड़ी कार्रवाई शुरू नहीं की। क्रू ने अपनी सहजता कायम रखी और सिस्टम फिर से पटरी पर आ गया। अपोलो 12, ह्यूस्टन, अच्छी खबर यह है कि आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। मजा आ गया, हम तैयार हैं। लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को 30 सेकंड के अंदर होने वाले बिजली के ये हमले कुछ अजीब लगे। अपोलो 12 का मामला कोई इत्तेफाक नहीं था। उस पर 2 बार बिजली गिरी थी और बिजली 2 बार नहीं गिरती है। चंद्रमा पर कामयाबी से उतरने के बाद भी जब कमांड मॉड्यूल पायलट डिक गॉर्डन ने लूनर मॉड्यूल को अनडॉक किया तो ऑडियो ट्रांसमिशनों से पता चला कि कोई चीज मिशन के साथ दखलंदाजी कर रही थी। कोई अजीब सी चीज खिड़की के बाहर तैर रही है। आखिर ये चंद्रमा कहाँ गया? कुछ अजीब सी चीजें कमांड मॉड्यूल के पास से उड़ती नजर आईं। डिक को खिड़की से बाहर कुछ नजर आता है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये क्या है। वो सोचने लगते हैं कि ये चीज आखिर आई कहाँ से। हम चंद्रमा से दूर वाले हिस्से में थे और उन्हें ये मालूम नहीं था। इसके बारे में कुछ पता चला? ये नीली और सुनहरी चीज जो भी है आखिर गई कहाँ? इन चीजों का रंग चटक था और उड़ने के दौरान ये घूमती हुई भी लग रही थीं। नासा को लगता है कि ये चीजें लूनर मॉड्यूल का मलबा है। ल्यूनर मॉड्यूल से कोई भी चीज हटनी नहीं चाहिए थी और अगर इंसुलेशन हटता है तो ये इस बात का संकेत था कि ल्यूनर मॉड्यूल ओवरहीट होगा। तो इस तरह की किसी भी सूचना की खबर फौरन ही दी जानी चाहिए। लेकिन जब नासा ने अनडॉकिंग की प्रक्रिया की ऑन बोर्ड तस्वीरें देखी तो इंसुलेशन सही सलामत पाया गया। वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि ये हमारे अंतरिक्ष यान का हिस्सा नहीं है, और शायद ये था भी नहीं, पर कह नहीं सकते। लेकिन इस मलबे की मौजूदगी से हर कोई परेशान था।
अगर ये चीजें कुदरती होती तो ये अपना रंग नहीं बदलती। अगर ये चीजें कुदरती होती तो ये इतने अजीब तरीके से क्यों गिरती? शायद हम लोगों को चेतावनी दी जा रही थी कि यहाँ से दूर रहो और फिर वापस मत आना। खैर, अपोलो 12 के अंतरिक्ष यात्रियों ने जो कुछ भी देखा, हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड में जाने वाला इंसान का हर यान मलबा पैदा करता है। और ये भी जरूरी नहीं कि अंतरिक्ष में अपनी यात्राओं का सबूत छोड़ने वाले हम एकमात्र मुसाफिर हों। सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे चमकदार एस्टेरॉयड वेस्टा पर एक रहस्यमय निशान है। इस चट्टानी सतह वाले एस्टेरॉयड पर एक बड़ा सा काला त्रिभुज है। इस पर एक गहरे रंग का त्रिभुज है और वो बहुत ही अजीब है। अंतरिक्ष में त्रिभुज नहीं पाए जाते हैं, ये तो कृत्रिम डिजाइन है। तो कहीं ये एस्टेरॉयड वेस्टा पर दुर्घटनाग्रस्त हुई कोई यूएफओ तो नहीं? सन 2011 में एस्टेरॉयड बेल्ट में डॉन नामक अंतरिक्ष यान 4.5 अरब साल की उम्र वाले वेस्टा पर पहुंचा। प्रोब ने इस ग्रह की पैमाइश शुरू की और इसे फौरन वहां कुछ अजीब सा नजर आया। 2011 में हमें वेस्टा से एक तस्वीर ऐसी मिली जिसमें एक गोल इलाके में एक त्रिभुजाकार संरचना दिखाई पड़ी। इसे देख ये अंदाजा लगाया गया कि ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ कोई क्राफ्ट हो सकता है। ये तस्वीर आसमान में और पृथ्वी के ऊपर मौजूद अंतरिक्ष में नजर आने वाले काले त्रिभुजों जैसी ही लग रही थी। हमें बार बार आसमान में नजर आने वाली इन विशाल गहरे रंग वाली त्रिभुजाकार चीजों की दास्तानें सुनने में आती रहती हैं। हम ऐसे त्रिभुज देख चुके हैं। हमने फिल्म पर यहाँ पृथ्वी से ऐसे त्रिभुज उतारे हैं। बेल्जियम में ऐसे उड़ते हुए त्रिभुज नेटो के F-16 विमानों से आगे निकल गए थे। फिनिक्स में भी ऐसे विशाल त्रिभुज उड़ते हुए देखे गए थे। डॉन के प्रोब को वेस्टा की सतह के नीचे कीमती धातुएं मिली थीं। ऐसे में इस एस्टेरॉयड पर किसी के जाने की वजह साफ हो जाती थी। वेस्टा पर सोने, प्लैटिनम और इरिडियम जैसी कीमती धातुओं की मात्रा पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली इनकी मात्रा से कई गुना ज्यादा है। कीमती धातुओं के लिए एस्टेरॉयड को लूटने की बात अजीब लग सकती है, लेकिन अंतरिक्ष में खनन करना एक दिन आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि एक एस्टेरॉयड भी 96 खरब डॉलर का हो सकता है। जी हाँ, इतना तो पूरी दुनिया का जीडीपी होता है। तो अगर आप ऐसे एस्टेरॉयड पर खुदाई करने लगे तो अपनी कमाई का अंदाजा लगाइए। ऐसे में वहां तक पहुंचने की कोशिश करना बनता है। अगर आप वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं और बार बार ये काम करने लायक टेक्नोलॉजी विकसित कर लेते हैं तो मोटा पैसा कमा सकते हैं। इंटरनेट और हॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले अरबपति पृथ्वी के आसपास वाले एस्टेरॉयड पर माइनिंग करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में तैरती हुई बड़ी बड़ी चट्टानों को खोदने का काम हमारी टेक्नोलॉजी का पूरा इम्तिहान लेगा। इन जगहों तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि ये जगहें बहुत दूर हैं। अभी तक इंसान सिर्फ चंद्रमा तक ही पहुंच पाया है। और दूसरी बात ये कि हमारी मशीनें पृथ्वी के वातावरण में जिस भरोसेमंद तरीके से काम करती हैं, जरूरी नहीं कि किसी एस्टेरॉयड पर भी वो ऐसे ही काम करें। मिसाल के लिए वहाँ धूल हर चीज से चिपक जाती है। प्लैनेटरी साइंटिस्ट रिचर्ड बेंजेल क्रैश साइट वाली थियरी को मानने को तैयार नहीं है। मुझे तो ये किसी उल्का की टक्कर वाली कुदरती जगह लगती है। वेस्टा जैसी जगह है जहाँ चीजें टकराती रहती हों। वहाँ तो अलग अलग तरह के बहुत से आकार हो सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। वेस्टा पर मौजूद निशानियां इंटरस्टेलर खनन के सबूत हो या न हो, वेस्टा जैसे एस्टेरॉयड से फायदा उठाने का आकर्षण बेशक जबरदस्त है। सोलर सिस्टम में खनन क्यों ना किया जाए? अंतरिक्ष में मौजूद कोई संभावित सभ्यता जरूर सोचती होगी। ये अनोखी दुनिया शायद हमारी पृथ्वी ग्रह जैसी हो सकती है। इसका मिलना आश्चर्य की बात थी, बेहद हैरत की। थोड़ा बाईं तरफ नासा के एक शुरुआती मिशन की दुर्लभ ऑडियो रिकॉर्डिंग से एक डरावनी करीबी मुठभेड़ के सबूतों का खुलासा होता है। माँ की चमक भला कैसी है?
अंतरिक्ष से जुड़ी दौड़ के शुरुआती वर्षों में ये है जेमिनी 10 ह्यूस्टन। एक मानव युक्त ऑर्बिटर को कुछ अजीब सा नजर आया। ये भला है क्या? अंतरिक्ष में होने के दौरान मामला जिंदगी और मौत का होता है और तभी कुछ ऐसा होता है। अंतरिक्ष की दौड़ के तेज होने पर कोई सभ्यता या कोई चीज क्या नासा के जेमिनी एक्स मिशन को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही थी? लाखों साल की उम्र वाले अजीबोगरीब जीव जिनकी रफ्तार बहुत धीमी है और जो रहते हैं एक बेहद बदबूदार और खतरनाक ग्रह पर। उनके जीव रूप हमसे इतने ज्यादा अलग तरह के होंगे, ना तो हम उनकी कल्पना कर सकते हैं और ना ही वो हमारी। और ऐसे अजीब जीव हमारे ब्रह्मांड में ही मौजूद हो सकते हैं। अंतरिक्ष में 7 साल तक घूमने के बाद कैसिनी ऑर्बिटर आखिरकार सन 2004 में शनि ग्रह पर पहुंच गया। इसके साथ एक बेहद कीमती चीज भी गई थी। ये थी हुइगन्स प्रोब और इसका मिशन था इस छल्ले वाले ग्रह के सबसे रहस्यमय चंद्रमा टाइटन पर उतरना। इस चंद्रमा पर हमेशा बादल छाए रहते हैं, इसलिए हम अभी तक इसकी सतह को नहीं देख पाए हैं। जब हुइगन्स टाइटन के वायुमंडल में से नीचे उतरता है तो मिशन कंट्रोल को एक बहुत ही अजीब तरह का भूदृश्य नजर आता है। टाइटन पर तो पहाड़, नदियां, यहां तक कि झीलें भी मौजूद हैं। हमें अंदाजा भी नहीं था कि जब हम टाइटन पर पहुंचेंगे तो बिल्कुल वैसी सतह मिलेंगी जैसी यहाँ पृथ्वी पर मौजूद है। कुछ लोगों को टाइटन प्रागैतिहासिक काल वाली पृथ्वी जैसा लगता है जब इस पर जीवन नहीं था। टाइटन वैसा ही लगता है जैसी पृथ्वी अपनी विकास प्रक्रिया के शुरुआती दौर में नजर आती होगी। दिखने में बेशक ये पृथ्वी जैसा लगता है, लेकिन हमारी नदियां और झीलें पानी से भरी हैं, जबकि टाइटन पर इनमें बेहद ठंडी तरल मीथेन मौजूद है। और पृथ्वी पर मीथेन का एक स्रोत है जीवों के मल से निकलने वाली बदबूदार गैस, जो जीवन की देन है। हम जानते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर मीथेन को मुख्य रूप से जीव ही पैदा करते हैं। तो टाइटन पर मौजूद इस मीथेन को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है कि कहीं टाइटन पर जीवन तो नहीं है, कहीं उस तरल में जीवन तो नहीं है जो उसे वैसे ही इस्तेमाल कर रहा हो जैसे पृथ्वी पर मौजूद जीव पानी को करते हैं। अगर पानी में जीवन हो सकता है तो मीथेन में क्यों नहीं हो सकता? जीवन तो जीवन है, बस उस रूप में नहीं जिसमें हम इसे पहचानते हैं। लेकिन टाइटन का औसत तापमान 0 से 178 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो पृथ्वी जैसा कोई जीव तो वहां जिंदा रह ही नहीं सकता। ये सोचना एक बहुत बड़ी भूल होगी कि टाइटन पर जीवन पृथ्वी के जीवन से मिलता जुलता होगा। पानी में रहना तरल मीथेन में रहने के मुकाबले बहुत ज्यादा अलग है। टाइटन का तापमान इतना ठंडा है कि मीथेन में रहने वाले किसी भी जीव रूप की रफ्तार बहुत ही धीमी होगी। टाइटन पर तापमान इतना कम है कि वहां जीवन की रफ्तार इतनी धीमी होगी कि शायद वहां जीवों को प्राकृतिक तौर पर प्रजनन करने में 10 लाख साल लग जाएं। वो कागज की किसी बड़ी समतल शीट जैसे हो सकते हैं। वो अपने शरीर की सतह के फैलाव को अधिक से अधिक करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि वो बहुत ही कम तापमान पर जीते हैं। कम तापमान में चीजों की गति घट जाती है। अगर हमें टाइटन पर जीवन मिलता है तो वो यकीनन पृथ्वी के जीवन से एकदम अलग तरह का होगा। ब्रह्मांड की विशालता में ऐसे जीव रूप छिपे हो सकते हैं जो अरबों साल के दौरान विकसित हुए हैं। ऐसी प्राचीन सभ्यताएं टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमसे कहीं ज्यादा उन्नत होंगी और उनके हथियारों से हमारे ब्रह्मांड की बनावट के लिए ही खतरा पैदा हो सकता है। परिक्रमा करते एक उपग्रह ने एक डेथ रे यानी जानलेवा किरण का पता लगाया है। ये चीज कहां से आ गई? विशालकाय एक्सरे पल्स ब्रह्मांड में आगे बढ़ जाती है। क्या सिग्नल से निकलने वाली एक्सरे तरंगे एक हथियार हो सकती हैं? एक्सरे बीम के पीछे मौजूद ताकत ब्रह्मांड में मौजूद सबसे विध्वंसकारी शक्ति हो सकती है। हो सकता है कि बेहद उन्नत सभ्यताएं आपस में युद्ध कर रही हों। जैसे ही ये बीम हमारे सोलर सिस्टम से टकराई, नासा फौरन सक्रिय हो गया।
दिसंबर सन 1970 में एक छोटे एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट उहुरु को अंतरिक्ष में भेजा गया ताकि वहां एक्सरेज का पता लगाया जा सके। एक्सरे बहुत ही ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे होती है, इनमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। पृथ्वी पर वायुमंडल हमें एक्सरे तरंगों से बचा लेता है। एस्ट्रोनॉमरों के लिए नुकसान की बात है, पर आम इंसान के लिए नहीं, क्योंकि एक्सरे उन्हें नुकसान पहुंचाती है। हम एक्सरे का इस्तेमाल थोड़ी मात्रा में मेडिकल मकसदों के लिए करते हैं ताकि मांस के आर पार जाकर बीमारी का पता लगा सकें। ज्यादा ऊर्जा वाली एक्सरे तरंगों को फोकस करके कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी से ऊपर उहुरु एक्सरे तरंगों के एक ऐसे स्रोत का पता लगाता है जो पृथ्वी पर तमाम जीवों को मार सकने लायक एक्सरे तरंगों से अरबों गुना ज्यादा ताकतवर है। पता चला कि एक्सरे का ये स्रोत सूर्य से या आपस की चीजों से हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो अंतरिक्ष में कोई ऐसी जगह है जो शायद सैकड़ों या हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। डेथ रे दरअसल सिग्नस के तारामंडल से आ रही है। वैज्ञानिक एक्सरे तरंगों के स्रोत को नाम देते हैं सिग्नस X1, लेकिन कोई भी इसे देख नहीं सकता। आखिर ये है क्या? ये कोई और सितारा भी हो सकता है। ये इतनी एक्सरे तो पैदा नहीं करते कि हम 1000 प्रकाश वर्ष दूर से उन्हें देख पाए। जहाँ तक सिग्नस X1 की बात है, हम ये ठीक से समझ ही नहीं पाए कि ये था क्या। आखिर कौन सी चीज इन एक्सरे तरंगों को पैदा कर रही थी? ये सितारे तो नहीं थे, कहीं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गतिविधि तो जिम्मेदार नहीं थी, कहीं ये अंतरिक्ष के बेहद उन्नत हथियार तो नहीं थे। सुनने में शायद ये बात विज्ञान कथा लगे, लेकिन एक्सरे हथियार मौजूद हैं। ये रोनाल्ड रेगन के स्टार वॉर्स कार्यक्रम का एक हिस्सा था। हमें खुद को परमाणु हमले से बचाना होगा। इसका एक पहलू था सूक्ष्म एटम बमों को इस तरह सटीक ढंग से इस्तेमाल करना कि उनके धमाके की ताकत एक्सरे तरंगों से बने किसी लेजर जैसी हो। हमारे हथियारों की कुछ शोध लेजर पर आधारित है। बेहद ताकतवर एक्सरे तरंगों के जरिए गाइडेड मिसाइलों को नष्ट किया जा सकता है। अब जरा एक पुरानी एक ऐसी सभ्यता के बारे में सोचिए जिसके पास लाखों साल से लेजर मौजूद हो, वो भला क्या कर सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि वो बहुत एहतियात बरतेंगे और बहुत ज्यादा जरूरत के वक्त ही इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सिग्नस X1 एक हथियार है तो ये एक बहुत ही विध्वंसकारी युद्ध का एक हिस्सा है। इससे पैदा होने वाली ऊर्जा इसे हासिल करने की कोशिश करने वाली किसी भी सभ्यता को बर्बाद कर सकती है। इसे फायर करने के बाद आपको झटपट वहां से भागना होगा। लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि सिग्नस X1 फोर्स प्राकृतिक होगी। सन 2009 में बेहद ताकतवर रेडियो टेलीस्कोपों का इस्तेमाल करने वाले वैज्ञानिकों को इस ताकत के बारे में एक सुराग मिला। ये एकदम स्याह था, इसमें से रोशनी नहीं निकल रही थी, फिर भी इसमें से एक्सरे रेडिएशन निकल रहा था। ये कोई इंटरस्टेलर युद्ध नहीं था, ये तो नतीजा था एक ब्लैक होल का। ये ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर शक्ति है। दम तोड़ चुका कोई तारा अपने आसपास मौजूद हर चीज को निगलता जाता है। वहाँ मौजूद तमाम मास स्पेस टाइम को एक फनल में खींचता जाता है और ये प्रक्रिया इतनी तेज हो जाती है कि बच निकलने की कोशिश करने वाला प्रकाश भी कामयाब नहीं हो पाता। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि ये आसपास मौजूद किसी सितारे को बर्बाद कर देती है। जब ये ब्लैक होल सितारे को निगल रहा होता है तो इसका बेहद गर्म मैटर एक्सरे पैदा करता है और यही सिग्नस X1 की एक्सरे पल्स को उत्पन्न करता है। इस तारे को बनाने वाला मटेरियल धीरे धीरे ब्लैक होल में खिंचता जाता है और आखिरकार ब्लैक होल की जबरदस्त ताकत के आगे दम तोड़ देता है। मुझे भी कहानी मजेदार लगती है कि सिग्नस X1 दूसरे ग्रहवासियों का एक एक्सरे हथियार है, लेकिन नहीं, ये एक ब्लैक होल है और ब्लैक होल भी मजेदार होते हैं। गैलेक्सी के बीच में मौजूद ऐसा एक ब्लैक होल हमें घुमाता रहता है, ये कमाल की चीज है। सोलर सिस्टम से बाहर अपनी यात्रा के दौरान नासा का स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर अपने अगले लक्ष्य पर पहुंचता है, यानी शनि ग्रह पर। लेकिन इसके कैमरों को सिर्फ इसकी छल्ले वाली साइड ही नजर आती है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के पास से उड़ते हुए इसकी ढेर सारी तस्वीरें लेता जा रहा था। जब एक वैज्ञानिक ने इसकी कई तस्वीरों को जोड़कर इस ग्रह के ध्रुव की एक तस्वीर बनाई तो उसे एक अप्रत्याशित परिणाम हासिल हुआ।
उन्हें शनि ग्रह के ऊपर 6 साइड वाली एक आकृति नजर आई। एक हेक्सागन ने शनि के उत्तरी ग्रह को अपनी चपेट में ले रखा था। इसकी आकृति कुदरती तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। सोलर सिस्टम में किसी दूसरे ग्रह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन नासा ने इस खोज को ज्यादा तरजीह न देने की कोशिश की। नासा ने कहा कि ये तो मौसम का एक पैटर्न है। उस वक्त इसे लेकर उत्सुकता थी, लेकिन हम इस बारे में और ज्यादा जांच पड़ताल नहीं कर पाए, तो उत्सुकता धीरे धीरे खत्म हो गई। शनि ग्रह के इस राज को भुला दिया गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जून सन 2004। ऑल सिस्टम्स गो। कसीनी का स्पेस प्रोब शनि ग्रह पर पहुंचा। वॉयेजर जहां नहीं देख पा रहा था, ये देख सकता था, यानी शनि ग्रह के उत्तरी ध्रुव के अंधेरे वाले हिस्से में। कसीनी ध्रुवों तक जाकर वहां से नीचे देख पा रहा था। अब तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट ऐसा नहीं कर पाया था। और इसके इंफ्रारेड कैमरे ने जो कुछ देखा, उसने नासा के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। शनि ग्रह पर आज भी ये विशाल हेक्सागन नजर आता है। ये आज भी वहाँ है। पिछले 30 साल में इसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। इस चीज को अस्थिर होना चाहिए। ये अपना आकार इस तरह बनाए नहीं रख सकती। ये गड़बड़ी बहुत विशाल है और इसका आकार 4 पृथ्वियों जितना है। लेकिन इसकी आकृति की वजह से कुछ अजीबोगरीब चीजें भी हो रही हैं। बादल इस हेक्सागन में ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई रेस ट्रैक हो। पहले ये बादल एक सीधी रेखा में जाते हैं, फिर ये मोड़ काटते हैं, फिर ये अगली सीधी रेखा में जाते हैं। कोई चीज इसे बना रही है, कोई चीज इसे एकजुट रखे हुए है, पर पता नहीं ये क्या है। जब ये आकृति नजर आती है तो मन में ये ख्याल आने लगता है कि कहीं इसके पीछे किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस तो नहीं है। अब हमें ये लगने लगा है कि ये किसी मौसमी पैटर्न के बजाय कोई कृत्रिम संरचना है। कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह की किसी विशाल संरचना का इस्तेमाल अंतरिक्ष में यात्रा के लिए इस गैस से भरे विशाल ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए हो सकता है। इंटरस्टेलर दूरियों को तय करने के लिए आपको जरूरत होती है प्रोपेलेंट की, और ईंधन लेने के लिहाज से शनि ग्रह एक बेहतरीन जगह है। शनि के वायुमंडल का 75% हिस्सा हाइड्रोजन गैस है, यानी वही ईंधन जो हमें चंद्रमा तक ले गया था। वायुमंडल में हीलियम 3 भी है। भविष्य में यही गैस इस्तेमाल हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस वाला ये विशाल ग्रह एक विशाल गैस स्टेशन हो। ये काम कैसे किया जा सकता है, इसे समझना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमसे ज्यादा विकसित कोई सभ्यता ये काम कर सकती है। वैज्ञानिक ये बात नहीं मानते कि शनि ग्रह के इस विशाल हेक्सागन के पीछे कोई बड़ी सी गैस रिफाइनरी हो सकती है। बहुत से लोगों ने ये कहने की कोशिश की है कि शनि पर मौजूद ये कोई परग्रही चिन्ह है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके कुदरती कारण हो सकते हैं। प्रोफेसर पीटर रीड ऐसे ही कुदरती कारणों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। वो शनि के वायुमंडल का एक मॉडल इस्तेमाल करके इस गड़बड़ी की छानबीन कर रहे हैं। यहाँ ये टैंक शनि ग्रह के उत्तरी गोलार्ध को दर्शा रहा है और ध्रुव इसके बीच में है। जहाँ हेक्सागन मौजूद है वहाँ शनि ग्रह पर एक ताकतवर जेट स्ट्रीम होती है। बीच में घूमने वाली एक डिस्क से तरल का एक ज्यादा तेज प्रवाह यानी एक जेट स्ट्रीम बनती है। जहाँ ये दोनों प्रवाह मिलते हैं वहाँ हेक्सागन बनना चाहिए। तो हम टैंक में थोड़ी सी हरी डाई डालकर ये चीज दिखा सकते हैं। डाई पूरे टैंक में घूमती है, इससे हेक्सागन की 6 साइड बन जाती हैं। रीड के इस उपकरण ने शनि ग्रह के विशाल हेक्सागन का रहस्य उजागर कर दिया, लेकिन इसके नतीजे के साथ एक समस्या जुड़ी हुई है। इस प्रयोग में व्हर्लपूल वॉर्टिसेस हेक्सागन की साइडों को सीधा रखते हैं। शनि ग्रह पर हमने काफी देखा, लेकिन हमें ऐसा कोई वॉर्टिसेस सीधाई वाले हिस्सों में नजर नहीं आया। इन वॉर्टिसेस के बिना इस हेक्सागन को खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक रहस्य है और हम इसकी वजह नहीं जानते। शनि के इस विशाल हेक्सागन की वजह का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा कह सकता है कि ओह ये क्या है, और जवाब होगा ये सचमुच कुछ अजीब है। चंद्रमा की कक्षा में कई गड़बड़ियां। इस मिशन के साथ एक के बाद एक भयंकर गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? फिर नजर आ रही हैं मंडराती हुई अजीब नीली रोशनियां। क्षितिज के ऊपर वो नीली रेखा क्या है?
ये नासा के लिए कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अपोलो 14 के एस्ट्रोनॉट एलन शेपर्ड और एडगर मिचेल भारी मुश्किल में हैं। जब ये लोग 5 फरवरी सन 1971 को चंद्रमा पर उतरने की तैयारी में थे तो लूनर मॉड्यूल कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में गड़बड़ होने लगी। हमें स्थिति के लिए तैयार करके इसके बारे में सोचना चाहिए ह्यूस्टन। रॉजर, हम इसे टीवी पर देख रहे हैं। हमें पता था कि हम क्या करने वाले थे, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं था। उन्होंने डिसेंट इंजन को फायर किया, तभी उन्हें कंप्यूटर पर 1200 सीरीज अलार्म मिलने लगा। इस अलार्म के चालू रहते हुए वो नीचे नहीं उतर सकते थे। खतरा ये था कि इस अलार्म के बजते रहने पर अगर वो चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर सिस्टम काम न करता तो कंप्यूटर मॉड्यूल को खुद ब खुद फिर से कक्षा में भेज देता। अपोलो 13 मिशन को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लिहाजा ये एक बड़ी बदनामी का सबब बनता। तो मिशन कंट्रोल और MIT के ग्राउंड कंट्रोलरों ने एक समाधान निकाला। उन्होंने अलार्म को बाईपास करने का फैसला किया और उन्होंने ये बात स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एल और एड तक पहुंचा दी। अब इस मिशन की कामयाबी इस प्रक्रिया को ठीक से अंजाम देने की मिचेल की काबिलियत पर निर्भर थी। सिस्टम में फेडर मौजूद था और हमें लैंड करने से पहले सिस्टम के इस हिस्से को निष्क्रिय करना था। एड को डिस्प्ले कीबोर्ड पर प्लस के निशान को करीब 80 बार दबाना था। अगर वो एक भी एंट्री मिस कर देते तो सिस्टम अबॉर्ट हो जाता और डिसेंट इंजनों को चालू कर देता। हमें इस काम की जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमें जो कुछ करना था बस उसे बिल्कुल ठीक से करना था और चेकलिस्ट का पालन भी करना था। मिशन कंट्रोल से निर्देश मिलने पर मिचेल ने ऑटोमेटिक अबॉर्ट से कुछ ही पल पहले कंप्यूटर को रीसेट कर दिया। एंड्रेस ह्यूस्टन, कंप्यूटर आपके नियंत्रण में है। शुक्रिया, आपके साथियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मजा आ गया। लेकिन मिशन को तभी अचानक एक और झटका झेलना पड़ा। ये लोग जब चंद्रमा की सतह की तरफ उतर रहे थे तो जैसे पहली समस्या ही काफी नहीं थी, अब लैंडिंग रेडार की शक्ल में इन्हें दूसरी समस्या का सामना भी करना पड़ा। एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली ने भी काम करना बंद कर दिया। ये लोग अंदाजे से उड़ान भर रहे थे। इन्हें ऊंचाई का कोई अंदाजा नहीं था। इन्हें चांद की सतह पर मौजूद किसी पहाड़ से टकराने का डर भी था। 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे उतरते हुए लूनर मॉड्यूल चंद्रमा से टकराने वाला था। स्थिति बहुत नाजुक थी। अगर हम लैंडिंग रेडार को चालू नहीं कर पाते तो हम सतह पर उतरने का काम कर ही नहीं पाते। एस्ट्रोनॉट ने एक सर्किट ब्रेकर को रीसेट कर दिया और रेडार चालू हो गया। बहुत बढ़िया, ह्यूस्टन से बोल रहे हैं, अब आप लैंडिंग करेंगे। यहाँ सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने सिस्टम को रीसेट कर दिया और ये चालू भी हो गया, लेकिन उस वक्त उन्हें इसकी वजह पता नहीं चल पाई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि चंद्रमा के इस हिस्से में अपोलो मुश्किलों में घिरा था। बदकिस्मत अपोलो 13 मिशन को भी इसी जगह पर उतरना था। कहीं बाहर से तो कोई हमें ये साफ साफ संदेश नहीं दे रहा था कि चंद्रमा पर जाना बंद करो। नासा तो ये कभी नहीं कहेगा। 1 मीटर प्रति सेकंड कांटेक्ट एल। अब रुकिए। ओके, हमने लैंडिंग कर ली है। लैंडिंग के साथ हस्तक्षेप करने वाली किसी अज्ञात शक्ति का आइडिया दूर की कौड़ी लग सकता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने के बाद जब मिशन की तस्वीरों को डेवलप किया गया तो शक पैदा हुआ। तस्वीरों में एक चीज बड़ी साफ नजर आ रही थी। वो थी आसमान में दिख रही नीली लकीरें जो जैसे मंडरा रही थी। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर 33 घंटे से ज्यादा रहे, मगर उन्होंने इन अजीब नीली रोशनियों को नहीं देखा। मगर मिशन के दौरान ली गई कई तस्वीरों में ये नजर आ रही थीं। तो हर कोई यही सवाल पूछने लगा कि आखिर ये चीज है क्या? क्षितिज के ऊपर मौजूद ये नीली लकीर क्या है? नासा का मानना है कि ये अंतरिक्ष के वैक्यूम में कॉस्मिक किरणों द्वारा फिल्म को हुआ नुकसान है। कॉस्मिक रेज, एक्स रेज बेहद उच्च ऊर्जा वाले कण और रेडिएशन है। चंद्रमा पर जो तस्वीरें ली गईं उन्हें फिल्म कैन में रखा गया था, लेकिन चंद्रमा पर कॉस्मिक किरणों, गामा किरणों या अन्य तरह के रेडिएशन से कोई बचाव हासिल नहीं है। तो हो सकता है कि इन कैनों को कॉस्मिक किरणों का हमला झेलना पड़ा। नासा को कॉस्मिक किरणों को जिम्मेदार ठहराना अच्छा लगता है क्योंकि ये काफी रहस्यमय है। मुझे लगता है ये एक अच्छा बहाना है। मुझे तो ये कॉस्मिक किरणें नहीं लगती। सभी फिल्में एक्सपोज क्यों नहीं हुई? नासा की बात मानने की मुझे कोई तुक समझ नहीं आती। उसके बाद वाले चंद्र अभियानों में ऐसी रहस्यमय नीली रोशनियों का और कोई सबूत नहीं मिला। वो रोशनियां जो भी थीं, उन्हें फिर से नहीं देखा गया।
शटल प्रोग्राम को कई अजीब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये कोई प्राकृतिक घटना है या कुछ और है? अजीबो गरीब चीजें फिजिक्स के नियमों को नकारती हैं। सवाल यह है कि ये चीजें आती कहां से हैं? और जिस बात की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को हो सकती है, उसके बारे में कुछ परेशान करने वाले सवाल पैदा होते हैं। क्या ये सिर्फ हादसे हैं या हमें आगाह किया जा रहा है? पृथ्वी की कक्षा में मौजूद एस्ट्रोनॉटों को एक ऐसी घटना नजर आती है जिसका पता पृथ्वी की सतह से नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी हमारा सामना ऐसी चीजों से होता है जो इतनी अजीब होती हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसा होना नहीं चाहिए। पता नहीं वहाँ चल क्या रहा था। एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गरज भरे तूफान एक दूसरे से बात करते लगते हैं। ऐसे तूफानों के सेल काफी दूर होते हैं, तो एक तूफान कैसे जान सकता है कि दूसरा तूफान क्या कर रहा है? पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश के दौरान कोलंबिया शटल के नष्ट हो जाने के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने इसके अंतिम मिशन से हासिल हुई फुटेज का विश्लेषण किया। इसकी हैरत अंगेज तस्वीरों से एक ऐसी चीज का सबूत मिला जिसके बारे में एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष उड़ानों की शुरुआती दिनों से ही बताते आए थे। जब आप कक्षा में 320 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और किसी भी दिशा में 1600 किलोमीटर तक नजर डालते हैं, तो हैरत की बात है कि आपको हमेशा ही आसमानी बिजली दिखती है। आसमानी बिजली पूरे ग्रह पर दिन में लाखों बार गिरती रहती है। इससे बहुत से लोग मरते हैं, बहुत नुकसान भी होता है। ये कह सकते हैं कि हमें सितारों की कार्य प्रणाली के बारे में ज्यादा मालूम है और किसी आसमानी बिजली के बारे में कम, जो हमारे सिर के कुछ ही किलोमीटर ऊपर होती है। अंतरिक्ष यात्रियों ने आसमानी बिजलियों को एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर किसी पूर्व निर्धारित क्रम के मुताबिक चमकते बताया। अचानक कहीं पर बिजली गिरती है और फिर ऐसा लगता है कि इससे जैसे बिजली की एक श्रृंखला सी बन जाती है, जैसे इसका एक चेन रिएक्शन होता है। ये डर डर ये बादल के ऊपर दौड़ती नजर आती है, डिस्चार्ज होती रहती है, तो इसका एक पैटर्न नजर आता है। लगता है जैसे ये बादल के ऊपर चल रही हो। मौसम विशेषज्ञ स्कीट वॉन ने इस अजीब घटना को एक नाम दिया है। वो इसे कहते हैं सिंपैथेटिक लाइटनिंग। हमने इसे सिंपैथेटिक लाइटनिंग नाम इसलिए दिया क्योंकि हमने 2400 किलोमीटर की दूरी पर दो बड़े गरज भरे तूफानों को देखा। एक तूफान में बिजली चमकी और कुछ सेकंड्स बाद दूसरे तूफान में भी बिजली चमकी। तो लग ये रहा था जैसे वो एक दूसरे से बात कर रहे हों। ये समझना मुश्किल है कि ऐसा कैसे हो सकता है। गरज भरे तूफान काफी दूरी पर थे, तो ऐसे में एक तूफान कैसे जान सकता है कि दूसरा तूफान क्या कर रहा है? आप सोचने लगते हैं कि कहीं ये दोनों तूफान एक दूसरे को संदेश तो नहीं भेज रहे। लगता तो है कि ऐसा है। फिजिसिस्ट स्टैनन फ्रीडमैन को लगता है कि कहीं इस अजीब घटना की कोई और वजह तो नहीं है। मुझे लगता है कि ये वाकई एक दिलचस्प घटना है और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अगर हम उन रिपोर्टों पर गौर करें जो हमें उड़न तश्तरियों के बारे में मिली हैं, तो इसमें बिजली जुड़ी मिलेगी। मिसाल के लिए, जब कोई क्राफ्ट दिशा बदलता है तो वहाँ उसके आसपास का रंग बदल जाता है, उसके रफ्तार बदलने पर भी रंग बदल जाता है। फ्लाइट को बेहतर बनाने के लिए बिजली हासिल करने की प्रक्रिया को मैग्नेटो एरोडायनामिक्स कहते हैं। ऐसा वायुमंडल में क्राफ्ट के इंटरैक्शन की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस। जब मैंने मैग्नेटो एरोडायनामिक्स का सर्वे किया तो पाया कि सरकारी रिपोर्टों से जुड़े 900 संदर्भों में इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और हैरानी की बात यह थी कि ऐसे संदर्भों में 90% गोपनीय थे। मैं मैग्नेटो एरोडायनामिक्स के बारे में उन गोपनीय फाइलों को जरूर देखना चाहूंगा। जरूर। मैग्नेटो एरोडायनामिक्स से जुड़ी रहस्यमय फाइलों की विषय वस्तु आज भी गोपनीय बनी हुई है, तो कम से कम फिलहाल तो सिंपैथेटिक लाइटनिंग कही जाने वाली घटना के बारे में कुछ पता नहीं चलने वाला। कुछ अजीब सा घट रहा है। अंतरिक्ष में तो कुछ और भी अजीब घट रहा है। आगे देखिए। कोई चीज मीर स्पेस स्टेशन को तबाह करने की कोशिश में है, और कुछ अजीब चीजें चंद्रमा पर जाने वाले आखिरी मिशन को बाधित करती है। क्या ये किसी परग्रही सभ्यता की तरफ से कोई चेतावनी थी? चंद्रमा से दूर रहो, ये तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। मियर स्पेस स्टेशन को रहस्यमय रोशनियों का सामना करना पड़ता है। क्रिस हैडफील्ड को खिड़की से बाहर कुछ नजर आया। ये सोचकर हैरानी होने लगती है कि कहीं कोई चीज वहाँ मीर स्पेस स्टेशन को तबाह करने की कोशिश में तो नहीं है।
कहीं ईटी प्रोब मियर स्पेस स्टेशन पर नजर तो नहीं रख रहे? फ्लाइट क्रू, आप अपने वाइजर्स लॉक कर लीजिए। उड़ान की शुभकामनाएं। शीत युद्ध के बाद नासा की शटल एटलांटिस अंतरिक्ष में एक बहुत ही खतरनाक कोशिश को अंजाम देने वाली थी। स्पेस शटल एटलांटिस ने डॉकिंग मॉड्यूल के साथ आसमान में उड़ान भर ली है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये पूरी दुनिया के सहयोग की शुरुआत है। इस शटल को रूस के मियर स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ना था। मिशन स्पेशलिस्ट जेरी रॉस के साथ इसमें सवार लोगों की जिंदगी इसी पर निर्भर थी। 53 मीटर स्टॉप। ओके, बढ़िया। स्पेस शटल जैसे एक बड़े व्हीकल को इस हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था कि ये मियर से जुड़ता, तो हमारे लिए ये काफी डरावना काम था कि हम स्पेस शटल को सीधे मियर स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ते। एटलांटिस की रफ्तार बढ़ानी होगी। मियर स्पेस स्टेशन का वजन करीब 2,25,000 किलोग्राम था, जबकि स्पेस शटल का वजन 1,12,500 किलोग्राम था और हम दोनों ही पृथ्वी की सतह से करीब 320 किलोमीटर ऊपर लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रहे थे। 0.1 या 0.06? 0.06। जरा सी भी गलती से कोई हादसा हो सकता था, लेकिन जब उन्हें लग रहा था कि उनके मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया है, एक अजीब सी बात की तरफ इन अंतरिक्ष यात्रियों का ध्यान गया। मुझे याद है क्रिस हैडफील्ड ने कहा था कि उन्होंने खिड़की के बाहर कुछ देखा था। हम में से कई लोग खिड़की के पास आए थे, हमने कैमरे और बाइनोकुलर ले रखे थे और हम उस चीज को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। डॉकिंग की इस प्रक्रिया के दौरान इन लोगों ने देखा कि कुछ चीजें मियर स्पेस स्टेशन के आसपास नजर आ रही थी और उड़ रही थी। हम सोचने लगे कि आखिर ये है क्या। ह्यूस्टन, वो दिख रहा है। हमने भी देखा है। हाँ, मुझे भी दिखाई दिया। नासा का कहना था कि ये दरअसल बर्फ के कण थे जो थ्रस्टर की थरथराहट के कारण अलग हो गए थे। वहाँ चारों तरफ बर्फ थी, क्योंकि वैक्यूम में पानी की शक्ल में मौजूद नहीं रह सकता। ये फौरन बर्फ में बदल जाता है। तो मिसाल के लिए अगर हम पानी बाहर फेंकते हैं तो ये बर्फ में बदल जाता है फौरन ही। हमने पिछले छोर से काफी ज्यादा बर्फ को निकलते देखा। कुछ टुकड़े तो बहुत ही बड़े थे। बर्फ के ऐसे टुकड़े जब क्राफ्ट से दूर जाते हैं तो उन पर सूर्य की रोशनी चमकती है, तो कभी कभी ये दूर जाते टुकड़े ऐसे लगते हैं जैसे कि रोशनी चमक रही हो। लेकिन इस बात ने और नए सवाल खड़े कर दिए। बर्फ के कण की बात मान भी लेते हैं, तो दिक्कत ये है कि अगर ये मियर पर से हटे बर्फ के कण थे तो इन्हें भी उसी दिशा में या मिलती जुलती दिशाओं में जाना चाहिए था, लेकिन ये तो हर कहीं उड़ रहे थे। तो ये जो चीज थी, इनका व्यवहार तो बर्फ के कणों जैसा नहीं था। बर्फ के कणों को दूर जाना और दूर टिके रहना चाहिए। उन्हें इस तरह मूव नहीं करना चाहिए जैसे कोई चीज उन्हें धकेल रही हो। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि कभी कभी क्राफ्ट के अंदर हुए मोशन वगैरह की वजह से बर्फ के ये कण उसमें अलग हो सकते हैं, लेकिन नासा जितने कणों का दावा कर रहा है वो उतने नहीं होंगे। अब कोई जांच तो नहीं कर रहा, कुछ भी कह दूं। 15 साल के अपने सक्रिय कामकाज के दौरान मियर में कई बार भयंकर आग लगी। वो एक खतरनाक टक्कर से बाल बाल बचा और अनियंत्रित भी हो गया। इस सब से उसके चालक दल के कुछ लोगों को लगता है कि वो अकेले नहीं थे। मीर के साथ कुछ समस्याएं आई और क्रिस हैडफील्ड का कहना है कि हो सकता है कि कोई मीर को तबाह कर रहा हो या उसे तबाह करने की कोशिश कर रहा हो। बदकिस्मती, मंडराती बर्फ या अंतरिक्ष में कोई दुश्मन, मीर से जुड़े इस रहस्य का आज तक खुलासा नहीं हो पाया है। आगे देखिए, चंद्रमा के नासा के आखिरी मिशन के दौरान कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। इस बारे में कोई शक ही नहीं है कि हम अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर इसलिए नहीं गए क्योंकि कोई हमें धमका रहा था कि हमारे चंद्रमा से दूर रहो। और जब एक एस्ट्रोनॉमर एस्टेरॉइड को ढूंढ रहा था तो उसे कुछ अजीब मिल गया। ये चीज वाकई हैरत अंगेज थी। ये चीज आसमान में अपने बल पर नहीं हो सकती थी। इसके साथ कोई न कोई जुड़ा था। ये एक अनजान इलाका है, सौर मंडल का एक दूर दराज हिस्सा।